महाराष्ट्र की सरकार इस तरीके से किसी को गुंडागर्दी कर करके और जबरदस्ती घर से घसीट करके कोई जेल में नहीं डाल सकते हैं। कारण बताना पड़ेगा आपको, यह कोई तरीका नहीं होता है। हिंदुस्तान की मीडिया के लोग उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए, उसके पक्ष में हिंदुस्तान की जनता खड़ी हुई। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। 13 अक्टूबर को खुद मैंने जंतर मंतर पे समय लेकर के प्रोटेस्ट किया था अर्नब गोस्वामी के लिए। अर्नब गोस्वामी ने प्याल घर की आवाज उठाई थी और तमाम जो आवाजें उठाते रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है इस समय इस हालत में पहुंच चुकी है कि वहां पर खुलेआम जिस तरीके से नेवी के ऑफिसर को मारा गया था एक कार्टून के लिए, मैं पूछना चाहता हूं क्या इसी चीज के लिए बाला साहब ने सपना देखा था? क्या आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी कि मैंने जो सपना देखा था कि महाराष्ट्र को क्या बनाऊंगा, जिसको कहते थे हिंदू हृदय सम्राट, जिसके डर के मारे थर थर कांपता था अंडरवर्ल्ड, जिसके डर के मारे दाऊद मुंबई छोड़ के चला गया। आज उसके बच्चे क्या कर रहे हैं बताइए। काम के लिए जो महाराष्ट्र का सपना देखा था, क्या 1966 के अंदर शिवसेना बनाई, शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन किया, राम जन्मभूमि का आंदोलन पार्टिसिपेट किया। 95 के अंदर उन्होंने संजय दत्त को यह कह के छोड़ा था कि तिलक लगाता हूं तुम्हें, आज के बाद में धर्म रक्षा करोगे और ये सारे काम छोड़ दोगे, इस आधार पर मैं तुम्हें जमानत देने के लिए तैयार हूं। उसी बाला साहब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन भर जो सिद्धांत की लड़ाई लड़ी, सिद्धांत के लिए जीते रहे और अपने परिवार का मिनिस्टर नहीं बनाया। 1995 के अंदर जब उसकी सरकार बनी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, नारायण राणे मुख्यमंत्री बने, ठाकरे परिवार से नहीं थे, किसी और परिवार से थे, रिश्तेदारी में भी नहीं थे। इसके बावजूद नारायण राणे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। उस बाला साहब ठाकरे जिसने अपने जीवन में एक भी पद नहीं लिया, उसके बच्चे आज क्या कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं क्या महाराष्ट्र के अंदर अघोषित इमरजेंसी चलने देंगे? महाराष्ट्र के संजय गांधी, महाराष्ट्र के इंदिरा गांधी 1975 में जिस तरीके से हिंदुस्तान को बंधक बना करके भारत के तमाम अधिकारों को नष्ट कर दिया था संजय गांधी ने, महाराष्ट्र के अंदर आज वो शासन चल रहा है। मैं केंद्र सरकार से चाहता हूं कि आर्टिकल 356 को इनिशिएट करे और राष्ट्रपति को नोटिफिकेशन जारी करे कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगे महाराष्ट्र के अंदर। बस इतना ही कहना चाहता हूं रावत साहब, भारत की जनता के मन में बात बैठनी चाहिए। कहते हैं कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, कुछ और ना आता हो हमें, हमें प्यार निभाना आता है इस हिंदुस्तान की जनता ने। और अर्नब गोस्वामी, मैं कहना चाहता हूं ऐसे बुरे बुरे दिन देखे हैं, उन बुरे दिनों से निकल करके सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा करी है। केंद्र सरकार से भी मैं यही चाहता हूं कि वो आगे इसी तरीके के निर्णय करे कि 1 साल से ज्यादा ये सरकार चलनी नहीं चाहिए। इस सरकार को जो है वहां पर रोक करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और दोबारा इलेक्शन किए जाने चाहिए वहां पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरह से चारों तरफ से घिर रही है, जिस तरह से विशेषकर अर्नब गोस्वामी प्रकरण के बाद जिस प्रकार से जो है अलग अलग जगह से जो सनसनीखेज जो है खुलासे उजागर हो रहे हैं, उसमें तमाम ये ज़मीन के मामलों के गड़बड़ी के मामले हों, चाहे जो बॉलीवुड के मामले हों, चाहे जो है राजनीतिक मामले हों, चाहे ये प्रशासनिक मामले हों, तो तमाम ये स्थितियों में जो है जो अघाड़ी सरकार है वो इस तरह से जो प्रेशर में आ गई है, उससे अब अपना डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे क्या न करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजीत डागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं और तमाम पर्यावरण समेत जो है पूरे राजनीतिक विश्लेषण भी आपके द्वारा होता है और इस तरह से आप जो है बिल्कुल जो है एक सटीक जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपके द्वारा जो खबरें होती हैं वो बहुत ही जो है सटीक बैठती हैं। तो आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जो सरकार है और वो सरकार अपनी जो है क्या करो क्या न करो की स्थिति में आ गई है। जिस तरह से लगातार ये रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ को जो इन्होंने बंद किया और इस तरह से जो है पूरा देश में हंगामा मचा, तो अब आपको क्या लगता है कि अब सरकार का क्या गिरने का समय आ गया है और सरकार का अस्तित्व कितना है और सरकार का कार्यकाल कितना है? आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। महाराष्ट्र में जो फिलहाल सरकार चल रही है वो इस हालात में खड़ी हुई है कि समझ लीजिए वो गिर भी सकती है कभी। इसके मैं आपको वैलिड पॉइंट्स बता सकता हूं। अर्नब गोस्वामी के साथ जो किया गया है वो आज तक भारत के इतिहास में किसी पत्रकार के साथ में नहीं हुआ। ये अपने आप में एक अलग उदाहरण है। और मैं आपको बताऊं संविधान को जिस अंदाज के अंदर ताक पर रखा गया है, मैं आपको बता दूं इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल, अर्नब गोस्वामी जब कोर्ट रूम के अंदर गए तो अर्नब गोस्वामी ने अपने हाथों पे यहां दिखाया मेरे चोटों के निशान हैं, तो पुलिस वाले कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर के बोलते हैं कि आपने खुद लगाए हैं। और आपको मैं बता दूं ये खुद मारा आपने अपने चोट को, ये अर्नब गोस्वामी को बोला गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं राहत इंदौरी के द्वारा बोले गए 2 शब्द हैं, कत्ल भी हमारा हो और सफाई भी हमसे मांगी जाए। बताइए ये कैसा कानून है और किस तरीके से वहां पे जो चीजें चल रही हैं। मैं और आपको आगे की बात बता देना चाहता हूं। एनएन वोरा की रिपोर्ट पता धमाका कर देगी हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का जो लिंक है इस एनएन वोरा की रिपोर्ट के अंदर है। ये बात किसने उठाई है? कर्नल RSN सिंह, जो कि रॉ के ऑफिसर रह चुके हैं।
क्योंकि 1993 के जो बम ब्लास्ट हुए थे, 12 मार्च 1993 के जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद में एनएन वोरा की एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें रॉ और आईबी के ऑफिसर्स ने सीबीआई के साथ मिलकर के बड़ी मेहनत से उन लोगों की लिस्ट तय करी थी, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर नौकरशाही और राजनीतिज्ञों के संबंध दुबई के अंडरवर्ल्ड के साथ थे। उन लोगों के नाम वोरा कमेटी के अंदर थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये वोरा कमेटी की रिपोर्ट एक्सपोज कर दी जाए तो महाराष्ट्र की सरकार गिर भी सकती है, इतनी भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। आपको मैं उससे भी आगे की बात बता देना चाहता हूं, इन लोगों ने अर्णब गोस्वामी को प्रताड़ित करने के लिए कैसे कैसे खेल चलाए हुए हैं। चैप्टर प्रोसीडिंग, यानी कि वो लिखित में बॉन्ड साइन करे कि मैं 1 साल तक गुड बिहेवियर करूंगा। पालघर की लिंचिंग के मामले में, सुशांत के मामले में, हिंदुस्तान के एक एक इंसान ने देखा है, एक एक आदमी, एक एक नागरिक ने देखा है किस अंदाज में वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रिपब्लिक टीवी को तो परेशान किया ही गया है, किस जबरदस्त तरीके से बौचअप हुए हैं। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रात को जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया, उस पे महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस जो है चुपचाप बैठी रही, बल्कि वहां का जो अभिषेक त्रिमुखे है, जो वहां का बांद्रा का डीसीपी है, वो कोरोना बता करके अंदर लेटा हुआ, ये पता भी नहीं है वो लगा भी उसे कोरोना नहीं लगा, क्योंकि मसला सारा ये है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से बचना था। आगे की बात बता देना चाहता हूं आपको, महाराष्ट्र की जो फिलहाल सरकार है उसमें कौन है, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री किसके पास में है, एनसीपी के पास, जो कि शरद पवार है। और उनके लिंक कैसे कैसे लोगों से, बताइए आप मुझे, कैसे कैसे लोगों से उनके लिंक है। एनसीपी का एक लीडर ड्रग के रैकेट में पकड़ा गया था, ड्रग के रैकेट में पकड़ा गया था एनसीबी का लीडर। और पता है आपको एक खास बात, नवाब मलिक जो इनका माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देखता है, वो कह रहा अर्णब गोस्वामी सुसाइड ना कर ले कहीं। अरे सुसाइड ना कर ले, तुम कौन हो भाई ये बताने वाले, कौन आफत हो तुम? मैं कहता हूं उसमें नवाब मलिक पर इस बात के लिए उसे जो है कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। वो कौन होता है ये बात कहने वाला? और मैं आपको इससे भी आगे की बात बता देना चाहता हूं। आप मुझे बता दीजिए कि जो अब तक हिंदुस्तान के अंदर 3 सबसे बड़े घोटाले हुए हैं, उनमें से एक घोटाला महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला। सिंचाई घोटाला 30,000 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, जिसके अंदर अजीत पवार, शरद पवार का भतीजा, उसका नाम उसके अंदर था। और उसको 2012 के अंदर क्लीन चिट मिली। पता किस कमेटी ने क्लीन चिट दी? उस कमेटी के अंदर परमबीर सिंह, जो इस समय मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, वो उसके अंदर था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उर्दू के अंदर कहते हैं, अरे किससे जांच करवाओगे भाई, वो खुद ही जांच करें, खुद ही अपने आप को सही साबित कर दें। उसमें परमबीर सिंह था कि जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद किससे करें, बताइए आप मुझे। और मैं आपको बताऊं रावत साहब, ये एक बहुत बड़ी बात है, इरिगेशन स्कैम के अंदर अजीत पवार को क्लीन चिट मिली। और वो उस घोटाले में पता है इम्तियाज खत्री का नाम था। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड के अंदर फिल्म निर्माण की कंपनी चलाता, बॉलीवुड के लोग शामिल है उसके अंदर। और उस इम्तियाज खत्री का नाम तो श्रुति मोदी के वकील ने लिया था। श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर है, और श्रुति मोदी का नाम सुशांत के पिता की एफआईआर में नाम उसका। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन्होंने नाम लिया इम्तियाज खत्री का। इम्तियाज खत्री की पता कौन सी कंपनी चलती है? वीवीआईपी यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम की कंपनी चलती है। और यह कंपनी जो है कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी है। इरिगेशन स्कैम में इसके परिवार के लोग थे, क्लीन चिट मिली उनको। और आपको आगे की बात बता देना चाहता हूं मैं, अरे कौन है इसके मिनिस्टर भैया? होम मिनिस्टर कौन है वहां के? गृह मंत्रालय, पुलिस किसके अंडर में? महाराष्ट्र की। एनसीपी का मिनिस्टर है अनिल देशमुख। यह आदमी सबसे पहले शिवसेना भाजपा की जो सरकार 1995 बनी थी, उसके अंदर ये मिनिस्टर बना था सबसे पहले। उसके बाद इसने एनसीपी ज्वाइन करी और वो यहां से चल करके आ गया, बैक डोर से चल करके आ गया। अरे मेरे भाई, आप ऐसे ऐसे खेल कर रहे हो। अरे किस पे कर चलाने चाहिए आपको मुकदमे, बताइए। आपको वहां पे ड्रग्स के मामलों में मुकदमे चलाने चाहिए, जो ड्रग के पेडलर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रैकेट है वहां पे सारे के सारे। मुंबई पुलिस तो वो पुलिस है जिसने अंडरवर्ल्ड की जो है रीढ़ तोड़ के रख दी थी उस जमाने में, 90s के डिकेड में। आज मुंबई पुलिस को क्या हो गया बताइए? पुलिस तो वही है सारी की सारी। आज ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों को जो है इस तरीके से जो है शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां नापाक गठबंधन काम कर रहा है। नापाक गठबंधन, जिसके अंदर शिवसेना है, जिसके अंदर एनसीपी है, जिसके अंदर कौन है तीसरा? कांग्रेस है। और आपको बता दूं, ये वही एनसीपी और शरद पवार है जिसने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करवाया था। किस बात के लिए गिरफ्तार करवाया? पुराना मामला निकाला था, 1992 में आर्टिकल लिखा था बाला साहब ठाकरे ने। कह रहे हैं कि पुराना मामला था, उसको निकाल करके सन 2000 में गिरफ्तार करवाया। जिस शरद पवार ने गिरफ्तार करवाया बाला साहब ठाकरे को, उसी के साथ गठबंधन में आज उद्धव ठाकरे। और आज मैं आपको कह देना चाहता हूं, एक और नया मामला निकाल के सामने आया है। किरीट सोमैया निकाल के लेके आए। क्या मामला सामने आया है? वहां मेट्रो का एक शेड बनना था,
मेट्रो सेट बनना था आरे नाम की एक जगह पे, लेकिन उसको शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करके जो कंजूर मार्ग में बना रहे हैं। पता वहां क्यों बना रहे हैं आपको पता? वहां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पहले टेंडर छूटे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, तो पुराने लोग टेंडर है ना, अपने लोगों को टेंडर देने हैं ना, ये सारा खेल हो रहा है। और वहां पे पेड़ काट दिए गए हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए? और जिस नई जगह पे लेके जा रहे हैं उस जगह पर पहले से ही केस चले हुए हैं, पहले से ही लोगों ने वहां पे प्राइवेट लोगों की जमीनें भी हैं, उनका क्या होगा? वो मुंबई के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं बताइए आप मुझे? या इन बिल्डरों के लिए काम कर रहे हैं पैसे लेकर के? बताइए किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार जनता के लिए बनी है, किसके लिए बनी है? ये डिसाइड करना पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार को। और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है, 2400 करोड़ रुपए की अलग से जो उसके अंदर लागत आएगी, ये क्या खेल है? यहां पे आदित्य ठाकरे वहां पर एनवायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री है आदित्य ठाकरे, और उसके पिताजी वहां पे चीफ मिनिस्टर है, उनकी सीधी जिम्मेवारी बनती है इसके अंदर। और भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। और अब तो कुछ लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले, फिर मामला लटकेगा कि नहीं लटकेगा, वो पूरा हो जाएगा क्या? और बॉलीवुड के लोग चाहते हैं कि यहां तक मेट्रो आ जाए, अपने हिसाब से चलवा रहे हैं चीजों को, जनता के हिसाब से थोड़ी चल रही चीजें। और मैं आपसे यह भी कह देना चाहता हूं, मुझे आप बताइए महाराष्ट्र की सरकार को आदर्श सोसाइटी घोटाले में क्या स्टैंड है? शिवसेना को बताना पड़ेगा उनको इस बात के बारे में। आदर्श सोसाइटी घोटाले में तीन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टरों के नाम हैं घोटाले के अंदर। एक बिल्डिंग बनाई थी बहुत बड़ी, जिसके अंदर उसमें प्लॉट उनको आवंटित किए गए थे जो कि आर्मी के रिटायर्ड और उसकी विधवाएं, उनको आवंटित किए, उसमें इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिए उसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर। कॉग्निजेंस लेना पड़ा, उसमें सीबीआई की इंक्वायरी गठित हुई, और उसके अंदर अशोक चव्हाण का नाम है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का नाम है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके अंदर विलासराव देशमुख का नाम है। तीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तीनों कांग्रेस के थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, अरे ठाकरेज को तो जो है बाला साहब ठाकरे ने तो यह कह दिया था कि भैया मैं तो जीवन भर लड़ूंगा इनसे, हमारा विचारधारा का इनसे मतभेद है। और उसी विचारधारा के मतभेद के बावजूद आप वहां आदर्श सोसाइटी घोटाले खोल के दिखाइए, आप सिंचाई घोटाला जो हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े स्कैम है उसको खोल के दिखाइए आप। इसके अलावा सुशांत के मामले में न्याय करने के लिए आप अड़ंगा अटका रहे हो। सीबीआई पता है यहां अंदर की जानकारी दे रही है पीएमओ को और एचएमओ को, पता है जानकारी क्या दे रही है? कि हमारे लिए रोड अटकाए जा रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो मुख्य गवाह है इस सुशांत सिंह राजपूत के केस का, और हैदराबाद भगा दिया था उसको, बताइए मुझे आप। एक को जो कोरोना की रिपोर्ट बनवा करके अंदर लेटा हुआ था, वो बंदा हुआ भी था नहीं था, ये पता ही नहीं चला उस बात का। और इसके भी आगे की मैं आपको बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई, कि आप मुझे बता दीजिए कि वहां जो बॉलीवुड के लोग हैं और जो वहां पर क्रिकेट के लोग हैं और जो वहां पर पॉलिटिक्स के लोग हैं, इनकी पार्टियां होती हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, और नितेश राणे का आरोप है कि ऐसी कौन सी पार्टी जिसके अंदर आदित्य ठाकरे और ये लोग वहां नहीं पाए जाते हैं? बताइए आप मुझे। उन लोगों से दोस्ती की हुई है और उनको बचाने का काम चल रहा है वहां पे, ये आप मुझे बताइए। और ये सब ऐसे ही नहीं है, एविडेंस पे है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी साध्वी प्रज्ञा को चैनल पे लेकर के आए, वो गुनाह कर दिया क्या? बताइए आप मुझे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, सम्मानित सदस्य है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की, उसको वहां पर लेकर के आए तो ये चिढ़ गए लोग। इन्होंने निकाल लिया केस उसका पुराना कोई, और उस पुराने केस को ओपन कर दिया वहां पर, कोर्ट से परमिशन नहीं ली, वो तो गैर कानूनी था सारा मामला। लेकिन फिर जब वो पुलिस गिरफ्तार करने गई तो इनकी पुलिस का देखिए खेल देखिए, वहां पे गिरफ्तार करने गई तो अर्नब गोस्वामी की पत्नी और उसके बच्चे पर केस बना दिया। बताइए जुल्म की इससे बड़ी इंतहा क्या होगी? और पता क्या कहते हैं, उर्दू के अंदर कहा गया है कि ये बेखुदी है, दिल लगी है या दीवानगी, ये तो नहीं पता, लेकिन जुनून की इंतहा है, इस अंदाज में इंतहा है। कहते हैं, वो एक पुराना गाना था कि गैरों पर करम अपनों पर सितम, ए जाने वफाए जुल्म ना कर। गैरों पर करम, ये जो एनसीपी और ये जो कांग्रेस है, ये कौन सी विचारधारा मानते हैं और आप कौन सी विचारधारा मानते थे? गैरों पर करम अपनों पर सितम, ए जाने वफाए जुल्म ना कर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी की पत्नी जो कि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है, उसने जनरल जीडी बख्शी को फोन किया कि मेरे पति को बचाइए, और वो वहां से निकाल करके लेके गए उसको, और उसको तलोजा जेल के अंदर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं वहां पे? बताइए। वहां पे बड़े बड़े उसके अंदर टेररिस्ट बनते, डी कंपनी के लोग बनते, और उन गवली के गैंग के लोग बनते, इंडियन मुजाहिदीन के लोग बनते, सिमी के लोग बनते, और अबू सलेम पर जानलेवा हमला उस जेल के अंदर हुआ। 27 जून 2013 को अबू सलेम पर जानलेवा हमला जिस जेल के अंदर हुआ, उस जेल के अंदर अर्नब गोस्वामी को ठोका गया। राष्ट्रपति को ज्ञापन नहीं दिया जाता तो पता नहीं उसकी लाइफ के साथ क्या हो सकता था। बताइए, एक पत्रकार की लाइफ खतरे में डाल दी। बताइए आप, हिंदुस्तान का नंबर 1 पत्रकार, आर्मी के कर्नल का बेटा, देश के लिए लड़ने वाला आदमी, उस आदमी की जान को खतरे में डाल दिया तलोजा जेल में ले जाकर। बताइए आप मुझे। उसको फिर जमानत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको खरी खरी सुनाई है, इसके बावजूद सुन नहीं रहे उसकी।
अभी भी प्रताड़ना जारी है। बताइए आप मुझे किस अंदाज में और कब तक चलेगी, बताइए आप कहां तक इसका अंत है। वहां लगातार वहां पे घोटाले हुए जा रहे हैं, वहां पे प्रोजेक्टों को बदला जा रहा है, सारी मशीनरी को चेंज करने में लगे हुए हैं, और वहां ऐसे खेल होकर के भी वो सरकार अभी तक जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसमें कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने की जरूरत है। और जो एनसीपी और शरद पवार है तो खुश हो रहे हैं, उन्हें पता है कर लेने दो उद्धव ठाकरे को, कर लेने दो, इसकी इमेज जाएगी, हमारा क्या जा रहा है, सारे के सारे जो है मजे वो ले रहे हैं। शरद पवार ने वॉइस ओवर आईपी पर उद्धव ठाकरे से बात करी थी और उससे कहा था कि इस अर्णव गोस्वामी का इलाज कीजिए आप। और इतना ही नहीं है, एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है राम गोपाल वर्मा, ट्वीट करके कहता है अर्णव गोस्वामी का इलाज कीजिए आप। मुझे बताइए, अरे देशभक्तों का इलाज करना चाहते हो आप? मुझे बताइए इलाज किसके करने चाहिए आपको? आपने दाऊद इब्राहिम की संपत्ति वहां पर सीज करके दिखाई है क्या मुंबई के अंदर? मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने वहां पर जो डी गैंग की जो संपत्तियां बॉम्बे के अंदर पड़ी हुई, बता कौन सी संपत्ति आपने सीज करके दिखाई? आप बताइए, कौन सा मामला आपने खोल के दिखाया? आदर्श सोसाइटी घोटाले का मामला खोला क्या? सिंचाई घोटाला खोला क्या आपने मुंबई के अंदर? और आपने ये सब ना करके कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? कंगना राणावत पे कार्रवाई कर रहे हैं। कंगना राणावत का वहां मकान तोड़ दिया, कितने इलीगल मकान वहां बने हुए हैं। और वो जो मेयर थी बीएमसी की, उसका नाम था किशोरी पेडनेकर, अभी भी मेयर है। अरे एक सॉन्ग था, किशोरी कहीं ऐसा इंतजाम हो जाए और बदनामी में तुम्हारा भी नाम हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं रावत साहब, महाराष्ट्र की सरकार इस समय इस हालत में है, मुझे लगता है ये सरकार कभी भी गिर सकती है। पाल घर की बात अगर जहां तक आई है, साधुओं पर अत्याचार हुआ हिंदुस्तान के अंदर, आजाद भारत में खुलेआम मार दिया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग है। करे क्या सबूत चाहिए? बताइए आप मुझे, क्या सबूत चाहिए? मेटीरियल एविडेंसेस हैं, उसके वीडियो बन गए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। क्या स्टैंड लिया महाराष्ट्र की सरकार ने उस पर? बताइए आप मुझे। जब अर्णव गोस्वामी पालघर के साधुओं को लेकर के और वहां पर जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसको रिपोर्टिंग करने से इस बोला जा रहा है कि आप 10 लाख का बॉन्ड भर के दीजिए और कहिए गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर कौन तय करेगा? बताइए मुझे। आप जो है मीडिया का कंटेंट तय करेंगे क्या? मीडिया क्या दिखाएगा ये आप जो है पॉलिटिकल लीडर्स तय करेंगे? यहां पे मतलब वहां की मशीनरी तय करेगी क्या? बताइए आप मुझे। मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 91A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, जो कि कहता है हम कुछ भी बोल सकते हैं इस देश के अंदर। ये भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया और भारत के संविधान को तोड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। और जस्टिस चंद्रचूड़ जो हिंदुस्तान के सबसे क्वालिफाइड, सबसे पढ़े लिखे जस्टिस हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जहां पे सुब्रमण्यम स्वामी प्रोफेसर थे, वहां से पढ़ा हुआ हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा जज, उसने लैंडमार्क जजमेंट दिया। आज जो लोग उसके जजमेंट पे सवाल उठा रहे हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हाईली क्वालिफाइड एक एक्सपीरियंस पर्सन, जिसके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस थे, उस बंदे ने वो डिसीजन करके दिखाया है कि देखते रह गए ये सारे लोग। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैठे हुए यहां पे महाराष्ट्र की सरकार इस तरीके से किसी को गुंडागर्दी कर करके और जबरदस्ती घर से घसीट करके कोई जेल में नहीं डाल सकते हैं। कारण बताना पड़ेगा आपको, यह कोई तरीका नहीं होता है। हिंदुस्तान की मीडिया के लोग उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए, उसके पक्ष में हिंदुस्तान की जनता खड़ी हुई। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। 13 अक्टूबर को खुद मैंने जंतर मंतर पे समय लेकर के प्रोटेस्ट किया था अर्णव गोस्वामी के लिए। अर्णव गोस्वामी ने पालघर की आवाज उठाई थी और तमाम जो आवाजें उठाते रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है इस समय इस हालत में पहुंच चुकी है कि वहां पर खुलेआम जिस तरीके से नेवी के ऑफिसर को मारा गया था एक कार्टून के लिए, मैं पूछना चाहता हूं क्या इसी चीज के लिए बाला साहब ने सपना देखा था? क्या आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी कि मैंने जो सपना देखा था कि महाराष्ट्र को क्या बनाऊंगा, जिसको कहते थे हिंदू हृदय सम्राट, जिसके डर के मारे थर थर कांपता था अंडरवर्ल्ड, जिसके डर के मारे दाऊद मुंबई छोड़ के चला गया, आज उसके बच्चे क्या कर रहे हैं? बताइए। काम के लिए जो महाराष्ट्र का सपना देखा था, क्या 1966 के अंदर शिवसेना बनाई, शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन किया, राम जन्मभूमि का आंदोलन पार्टिसिपेट किया। 95 के अंदर उन्होंने संजय दत्त को यह कह के छोड़ा था कि तिलक लगाता हूं तुम्हें, आज के बाद में धर्म रक्षा करोगे और ये सारे काम छोड़ दोगे, इस आधार पर मैं तुम्हें जमानत देने के लिए तैयार हूं। उसी बाला साहब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन भर जो सिद्धांत की लड़ाई लड़ी, सिद्धांत के लिए जीते रहे और अपने परिवार का मिनिस्टर नहीं बनाया। 1995 के अंदर जब उसकी सरकार बनी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, नारायण राणे मुख्यमंत्री बने, ठाकरे परिवार से नहीं थे, किसी और परिवार से थे, रिश्तेदारी में भी नहीं थे। इसके बावजूद नारायण राणे, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। उस बाला साहब ठाकरे जिसने अपने जीवन में एक भी पद नहीं लिया, उसके बच्चे आज क्या कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र के अंदर अघोषित इमरजेंसी चलने देंगे? महाराष्ट्र के संजय गांधी, महाराष्ट्र के इंदिरा गांधी 1975 में जिस तरीके से हिंदुस्तान को बंधक बना करके भारत के तमाम अधिकारों को निरस्त कर दिया था संजय गांधी ने, महाराष्ट्र के अंदर आज वो शासन चल रहा है। मैं केंद्र सरकार से चाहता हूं कि आर्टिकल 350
26 को इनिशिएट करे और राष्ट्रपति को नोटिफिकेशन जारी करे कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगे महाराष्ट्र के अंदर। बस इतना ही कहना चाहता हूं रावत साहब, भारत की जनता के मन में बात बैठनी चाहिए। कहते हैं कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, कुछ और ना आता हो हमें, हमें प्यार निभाना आता है इस हिंदुस्तान की जनता ने। और अर्नब गोस्वामी, मैं कहना चाहता हूं ऐसे बुरे बुरे दिन देखे हैं, उन बुरे दिनों से निकल करके सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा करी है। केंद्र सरकार से भी मैं यही चाहता हूं कि वो आगे इसी तरीके के निर्णय करे कि 1 साल से ज्यादा इस सरकार चलनी नहीं चाहिए, इसको इस सरकार को जो है वहां पर रोक करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और दोबारा इलेक्शन किए जाने चाहिए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह के जो जनता के सवाल हैं, वो जनता के सवालों को जो है जवाब देना नहीं बन पा रहा है उद्धव ठाकरे सरकार को। इसीलिए वो जो ये मेट्रो शेड का जो बदलना है, जिसमें कि करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसको बदलने का जो कयास लगाए जा रहे हैं और उसमें केवल ध्यान बटाने के लिए, और जो उस ज़मीन में कि जिस ज़मीन में पहले से विवाद है, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है टाइम फिक्स हो जाए और लोगों का ध्यान बटा रही है। जिस तरह से आपने जो है हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से अब जो उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र सरकार जो है किस तरह से फेल हो गई है और जल्दी से जल्द, जैसे किरीट सोमैया बहुत बड़े ये नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, तो वो इस तरह से जो सनसनीखेज ये पहलू जो उजागर कर रहे हैं, और उधर से जो है बोरा कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, जैसे आपने बताया कि उसमें सरकार गिर भी सकती है। तो आपने सटीक जो विश्लेषण दिया है हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद डागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।